ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है खुले बाजार में गेहूं की बिक्री से संबंधित सरकार के निर्णय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ SP सिंह और प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। रोटी, कपड़ा और मकान, जब हम अपने जीवन जीने की इन मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र करते हैं तो उसमें रोटी शब्द हमारी खाने पीने की मूलभूत आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो खाने पीने की मूलभूत जरूरतें हैं, भारत जैसे देश में उसमें गेहूं और चावल की निर्भरता बहुत ज्यादा है। और जब भी कभी गेहूं, चावल जैसी खाद्यान्न फसलों या इनसे बनी चीजों के दाम बढ़ते हैं तो इससे हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए हम देखते हैं कि सरकारें कई कदम उठाती हैं, चाहे वो इन फसलों के निर्यात पर रोक लगाने जैसे निर्णय हो या इन फसलों का जो भंडारण है उसकी खुले बाजार में बिक्री के निर्णय हो। ऐसे कई निर्णय लिए जाते हैं और हाल ही में जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है उसके तहत सरकार ने खुले बाजार में थोक विक्रेताओं के लिए 50 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया था। और इसी सिलसिले में कल केंद्र सरकार ने 20 लाख टन गेहूं विक्रय का एक अहम निर्णय लिया है। यानी कुल मिलाकर जो पहले 30 लाख टन गेहूं बाजार में जारी किया गया था उससे संबंधित निर्णय के साथ साथ अब 20 लाख के साथ ये पूरा 50 लाख का हो चुका है। तो आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर परिचर्चा रख रहे हैं कि इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो कैसे देश में जो महंगाई है, खासतौर पर जो खाद्यान्न की महंगाई है, उसको नियंत्रित करने में कैसे ये लाभदायक हैं। और इन निर्णयों के महत्व के बारे में हम समझेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं कृषि विशेषज्ञ पत्रकार SP सिंह साहब और कृषि मामलों से जुड़े जानकार पत्रकार प्रकाश चावला जी। आप दोनों का स्वागत है इस विशेष परिचर्चा में। धन्यवाद जी। सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम, ये एक ऐसी नीति है, अगर मैं इसका जिक्र करूं तो जब कोई लो सीजन होता है या फिर ऐसी चुनौती होती है महंगाई जैसी, इन्फ्लेशन जैसी, तो ऐसे समय में जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो खुले बाजार में गेहूं, चावल जैसी फसलों को जारी करता है थोक विक्रेताओं के लिए। हाल ही में जो कल ही जैसे 20 लाख टन गेहूं जारी करने का खुले बाजार में निर्णय लिया गया और कुल मिलाकर 50 लाख टन जारी करने का ये निर्णय लिया गया है, कैसे इस पूरे निर्णय को आप देखते हैं? देश में या हमारे कम से कम भारत के अंदर गेहूं और चावल एक दो ऐसी जिनसे हैं, ऐसे अनाज हैं जिनसे लोगों का पेट भरता है। भारत सरकार समय समय पर पूरे बाजार पर नजर रखती है कि इनकी कीमतें कहीं ऐसे न हो जाएं कि आम उपभोक्ता के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएं। आज के हालात जो चल रहे हैं पिछले 3-4 महीने से अगर हम देखें तो हालात कुछ इसी तरह के हो रहे थे, क्योंकि गेहूं का स्टॉक सरकार के पास जो गोदामों में है वो कम दिखाई दे रहा था और बाहर बाजार में इसकी कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। वजह यह थी कि जो खुले बाजार में कहीं न कहीं गेहूं की कमी थी। पिछले साल सरकार ने जो खरीदारी की थी वो कि उसमें करीब 57% की कमी आई थी। वो 444 लाख टन खरीद होने के बगैर सिर्फ 195 यानी 195 लाख टन ही खरीद हो पाई थी। और इससे बाजार के जो महंगाई बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो भी सक्रिय रहते हैं। बाजार में सरकार एक बड़ा प्लेयर है कमोडिटी मार्केट में, और कमोडिटी मार्केट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा संवेदनशील सेंसिटिव मार्केट है कि इसमें सिर्फ पता चल जाए कि किसी चीज की कमी है या नहीं है, वो तो बात की बात है। जब वो अनुमान लगेगा, पैदावार उत्पादन होगा, कंप्लीट डेटा आएगा, तब पता लगेगा। लेकिन ये सिर्फ एक बात ऐसी हवा सी उड़ जाए कि बस इस बार कुछ मौसम बदल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सिर्फ कुछ बातों से भी बाजार अप और डाउन होता रहता है। तो जब सरकार की स्टॉक में गेहूं कम था तो इसे देखते हुए बाजार बहुत गर्म था। पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखें तो गेहूं का भाव सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा हो गया था। 30 से 35 रुपए किलो तक भी तमाम जगहों पर गेहूं की बिक्री हो रही थी। आटा भी महंगा हो गया था और एक इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा था। सरकार इसी को देखते हुए कि सरकार समय समय पर हस्तक्षेप करती है, इसी के तहत सरकार ने पहले 30 लाख टन खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया। इसके बाद उसे लगा कि नहीं, बाजार में और भी हाथ डालना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, 20 लाख टन और डाल दिया जाए, यानी 50 लाख टन। देखिए, बाजार में जो
गरीबों के लिए राशन पर तो अनाज पर्याप्त मिलता ही है, लोगों को जो बांटा जाता है 81 करोड़ उपभोक्ताओं को। उसके अलावा भी बाजार में जो लोगों को और गेहूं की जरूरत होती है, उसके देखते हुए सरकार ने बाजार के महंगाई को थामने के लिए, यानी उसे महंगाई की आग पर पानी डालने के लिए ये 50 लाख टन का भारी भरकम मात्रा होती है गेहूं की, जिसे डाल करके बाजार को नीचे करने की कोशिश की गई। जब 30 लाख टन डाला गया तो जो 35 रुपया 32 रुपया गेहूं चल रहा था वो आ गया था 25 रुपया, यानी पहले 5 रुपया घटा, फिर 3 रुपया घटा था, यानी घटता ही जा रहा था। सरकार ने एक समय पर और 20 लाख टन का स्टॉक डालकर बाजार में ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे पास गेहूं की कमी नहीं है, गेहूं का जो स्टॉक है सरकार के पास वो पर्याप्त है, बफर स्टॉक से कहीं दोगुना के लगभग आसपास उसके पास स्टॉक है। उसी स्टॉक के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। हमें लगता है बाजार को थामने में बड़ी मदद करेगा। बिल्कुल प्रकाश जी, जो आटा मिले हैं और जो व्यापारी हैं, खरीदार हैं, थोक व्यापारी हैं और जो गेहूं से बने उत्पादों को बनाने वाले लोग हैं, उनको ये अपेक्षा थी कि जो गेहूं की बाजार में कमी दर्ज की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जाए। और सरकार ने जैसे कि निर्णय लिया कि 50 लाख टन गेहूं बाजार में आए और ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम के जरिए इन आटा मिलों को और जो व्यापारी वर्ग है उसको ये गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो ये उपलब्धता कितनी अहम साबित होगी आपके नजरिए में कि जो थोड़े बहुत दाम हमें बढ़ते हुए देखने को मिले आटे में, गेहूं में और जो दूसरे उत्पादों में, उसको नियंत्रित कर सकें और लोगों को इससे थोड़ा फायदा मिल सके? इसमें थोड़ी सी राहत तो मिल गई, जैसे सिंह साहब ने जिक्र किया कि प्राइसेस में कूलिंग ऑफ तो हुई है, और कूलिंग ऑफ हुई है। अब ये है कि जिस टाइम इस दौर में हमारी जो अगली आवक होगी, जो आफ्टरऑल जो हमारा जो सीजन है, गेहूं तो अब पकने को तैयार है, तो ये अभी 15-20 दिन 1 महीना तक तो वैसे ही जब तक नहीं गेहूं नहीं आती, प्रेशर जैसे सिंह साहब ने जिक्र किया, प्रेशर तो प्राइसेस पे था ही। तो ये एक सिग्नल भी गया, मार्केट इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं, कि भाई सरकार के पास एक मार्केट इंटरवेंशन का टूल है और हम इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो जो होल्डर्स होते हैं, जो सेंटीमेंट को प्ले करते हैं अपने फायदे के लिए, तो उन पे तो थोड़ी सी लगाम इस पे लगती है। दूसरा अवेलेबिलिटी भी होती है। तो इसके अलावा जो एक सेंटिमेंटल फर्क पड़ना चाहिए कुछ हद तक पड़ा है, लेकिन अगर पूरा पड़ा है, क्योंकि ये मान के चलिए कि सरकार का अल्टीमेट एम जो है वो 2125 रुपए है। 2125 रुपए एमएसपी तय है पर क्विंटल का आने वाले सीजन के लिए। तो अगर 2125 या 2324 तक तो मार्केट में रहता है गेहूं, तो थोड़ी सी चैलेंज हो जाता है, क्योंकि फिर उस मार्केट में, ओपन मार्केट में जब अवेलेबिलिटी होती है, जब मतलब ऑप्शन होती है किसान को वहां जाने की, तो फिर एफसीआई की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज में थोड़ा सा चैलेंज रहता है। तो सरकार उस लेवल तक पहुंचना चाहती है, तो उससे 2 पर्पज हो सकते हैं। एक तो कंज्यूमर को फायदा देना, और एक सरकार का अपना बजट भी होता है फूड सब्सिडी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ आने वाले दिनों में और डिपेंड करता है। ये जो 50 लाख टन का जो इन्होंने इंटरवेंशन की स्कीम अनाउंस करी है, इफेक्टिवली ग्राउंड पे किस लेवल तक कैसे उसको इम्प्लीमेंट एफसीआई या बाकी उनकी जो एजेंसीज हैं, जो भी मार्केट तंत्र है, उसके थ्रू कैसे होता है इफेक्टिवली, उस पे भी आने वाले दिनों पे ये इसको नजर रखनी होगी। सिंह साहब, आटा मिले हैं, खरीदार हैं, थोक व्यापारी हैं, उनके नजरिए से आप इस तरह के निर्णय को कैसे देखते हैं? क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम है, उसके तहत जब ऐसे निर्णय लाए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में, जैसे कि डिमांड भी रहती है अक्सर बार बार इस तरह की आटा मिलों के जरिए कि बाजार में बड़ी मात्रा में गेहूं आए, ओपन मार्केटिंग सेल के जरिए उपलब्ध हो, तो कुछ उनके नजरिए से आप बताना चाहेंगे कि क्या उनका नजरिया रहता है? कमल जी, अगर उनकी नजरिए से अगर आप देखें तो जब पहली नीलामी हुई, पहला टेंडर हुआ, तो पहले टेंडर के समय तकरीबन 11.5 लाख टन का टेंडर आया और लगा कि पैनिक बाइंग हो रही है। परचेजिंग जिस तरह से टेंडर किया गया, जिस तरह से 30 लाख टन के अगेंस्ट 11.5 लाख टन की खरीद हो गई, तो लगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है, बहुत कमी है गेहूं की। जिस तरह से मार्केट में ये आटा मिले या जो इसके उत्पाद बनाने वाले व्यापारी हैं, ये सारे लोग उतरे। लेकिन जब दूसरा टेंडर हुआ तो दूसरे टेंडर में सिर्फ 3.5 लाख टन, जबकि 3 लाख टन ही गेहूं बिक पाया। उसकी वजह यह थी, जबकि सरकार ने रेट भी घटा दिया, 2450 की बेस प्राइस थी टेंडर की, उसे घटा करके 2300-2350 के आसपास कर दिया। सरकार चाहती है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा माल उठे,
सरकार नहीं चाहती कि माल बाजार में न जाए, क्योंकि मार्केट को किसी भी तरह से नीचे लाना ही है। नीचे लाने के दो मकसद हैं। एक तो कंज्यूमर को सस्ता से सस्ता अनाज मिले, यानी उसको आटा मिले, उसको उसके उत्पाद मिले, सूजी, मैदा, गेहूं, जो भी मिलना है वो सब मिले। दूसरा मकसद यह है कि रेट अगर डाउन जाएगा तो उसका दूसरा फायदा सरकार को, ये मशीनरी जो 1 अप्रैल से एमएसपी पर जो प्रोक्योरमेंट होनी है, यानी सरकारी खरीद जो होनी है, उसको भी सरकार को उतरना है बाजार में। तो सरकार को भी खरीद करनी है। वो 2100-2500 जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है, वो उससे ज्यादा फिलहाल जाने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी पूरी कोशिश है कि वो 2125 के आसपास रेट आ जाए, ताकि सरकार को भी खरीदने में फायदा हो और बाजार में उपभोक्ता को भी जो गेहूं है सस्ता से सस्ता मिल सके। लेकिन एक बात और दूसरे नजरिए से जरा देखिए, किसानों के नजरिए से देखिए, तो अगर मार्केट में भाव बढ़ के मिलता है, एमएसपी से ज्यादा मिलता है, तो किसानों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार बार बार लगातार पिछले 5-7 सालों से लगातार ये कहती आ रही है, और इस सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले, एमएसपी से बेहतर मूल्य मिले। जी प्रकाश जी, क्योंकि इन दिनों हमने देखा, मौसम के नजरिए से हम इस मामले को अगर समझें तो कई क्षेत्रों में जहां की गेहूं की उपज होती है, वहां बहुत अधिक मात्रा में इस मौसम में गर्मी पड़ने से ये आशंका सी जताई गई कि हो सकता है इसका जो गेहूं के दाने हैं उन पर कुछ असर पड़े और आने वाली जो गेहूं की फसल है उसके उत्पादन में कुछ प्रभाव पड़े। अगर संभावना या आशंका ऐसी होती है कि गेहूं की आने वाली जो फसल है उसमें थोड़ी बहुत कुछ कमी दर्ज की गई, और जो अभी पहले ही कुछ दाम बढ़े हुए थे बाजार में गेहूं के आटे के, उसमें इस आशंका से और इसके बढ़ने की संभावना हो सकती है, तो ऐसे में जो ओपन मार्केटिंग सेल की ये जो स्कीम है वो कैसे अहम हो जाती है? ये अहम तो इसलिए भी हो जाती है स्कीम कि जैसे अभी सिंह साहब ने जिक्र किया कि जो मार्केट के प्लेयर्स होते हैं ये सेंटीमेंट को भी प्ले करते हैं। इनको मौसम की जानकारी आप और हमसे ज्यादा होती है, तो इनको सब पता होता है इंटरनेशनल मार्केट कैसे चल रही है, यहाँ कैसे चल रही है, कितना स्टॉक है, सारा डेटा इनके पास होता है। तो वे तो समझदार लोग हैं। तो जाहिर बात है, जब आप सडनली टेम्परेचर में जब बढ़त हुई तो दिक्कत हुई। अब इस बारी सरकार थोड़ी चौकन्नी तो है, उन्होंने कुछ कमेटी भी बनाई है कि भाई जाके इसको कैसे, इसको क्या शॉर्ट टर्म क्या किया जा सकता है। जी। कुदरत ने भी थोड़ा शायद साथ दे दिया। आज अगर आप सुबह दिल्ली में उठे हो, थोड़ी ओस भी थी, इतनी गर्मी नहीं थी जितनी पिछले 3-4 दिनों में थी, तो शायद कुदरत भी साथ दे। लेकिन अगले 15 दिन बड़े क्रूशियल हैं हमारे गेहूं की फसल के लिए, किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, और पूरी इंटरनेशनल मार्केट पे। तो इंडिया, ये मानिए कि हम पूरे विश्व के 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं वीट के जी, और इसमें थोड़ा सा भी कोई असर होता है किसी चीज का भी तो पूरे वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो ये टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, इसके 2 पहलू हैं। एक तो शॉर्ट टर्म, अगर कोई दिक्कत है तो कैसे इसको एड्रेस करें। दूसरा है कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके दूरगामी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको कैसे इसको डील किया जाए। तो उसमें कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि IARI जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसे कि गेहूं की जो फसल है उसका जो बीजने का और काटने का जो सीजन है, क्या उसको थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और शॉर्ट टर्म भी अभी वेट एंड वॉच वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि शायद थोड़ा टेम्परेचर में थोड़ी राहत मिले। जी राज जी, मैं एक बात कहूंगा। जरूर सिंह साहब। देखिए, पिछले साल भी मतलब पूरे जो मौसम था उसने कुछ गड़बड़ किया था, और वो मौसम जब गर्म हुआ 15 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच जो टेम्परेचर हाई हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि 6% से लेकर 10% तक की का अनुमान था कि उससे प्रोडक्टिविटी हमारी डाउन गई और टोटल प्रोडक्शन में कमी आई थी 6%। और इस बार उससे ज्यादा एडवांस, यानी 1 महीना पहले हम फर्स्ट वीक से ही चालू हो गया और टेम्परेचर बढ़ने लगा। मतलब जो औसत देखा जाए तो अगर किसान वैज्ञानिकों की बात तो हम माने तो कहा जाता है कि गेहूं की फसल के लिए दिन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया और रात में अगर 20 से नीचे है तो बात बन जाती है, कोई बहुत खराब स्थिति नहीं होती है। स्थिति इसलिए गड़बड़ दिखाई दे रही है क्योंकि दिन का टेम्परेचर 30 से ज्यादा भी है, 30-32 के आसपास है। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो 35-37 है, लेकिन वहाँ पर गेहूं की फसलें लगभग निकल चुकी हैं। राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ गेहूं की फसल कट चुकी है या कट रही है। जो मूल रूप से 5 बड़े स्टेट्स हैं वो हैं यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन स्टेट्स में अभी गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है और इस पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल। अभी
यह जो उन्होंने कहा ना 15 दिन बहुत क्रूशियल, मैं कहता हूं कि पूरा 1 महीना इसके लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही चिंताजनक है। भारत सरकार कमेटी बनाकर ये कोशिश कर रही है कि वो इम्पैक्ट देख रही है कहाँ कहाँ किस तरह का इम्पैक्ट है, और हर जगह पूरे अलर्ट कर दिए गए हैं साइंटिस्ट। जो अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि IRI नहीं बल्कि जितने भी गेहूं और इस तरह की फसलें हैं, इन सब पर रिसर्च इसलिए हो रही है। गेहूं तो जो साइंटिस्ट हैं लगातार पिछले 1 दशक से शोर मचा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं कि गेहूं की फसल की बुआई किसी भी हाल में नवंबर में शुरू हो जानी चाहिए। जो फसल नवंबर में बो दी गई है वो अब कटने के कगार पर है या पकने के कगार पर है, वो तैयार हो चुकी है, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। और वह एक बड़ा चंक है, सबसे बड़ा जो शेयर है वो इसी पीरियड वाला है। लेकिन जो पिछैती यानी जो बाद में बोए जाते हैं, जो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच बोए जाते हैं, जो गेहूं बोए गए हैं, उनके लिए ये संकट है। खासतौर से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे गेहूं बाद में धान कटने के बाद ही वो गेहूं लगाया जाता है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ गन्ना कटने के बाद गेहूं लगाया जाता है, वो फसलें फंसी हुई हैं। तो बाकी ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी का फायदा उठाते हुए ये मार्केट के जो प्लेयर हैं खेल करने के चक्कर में थे। जी। लेकिन भारत सरकार इसे लेकर पूरी सचेत है, इसीलिए मार्केट पर पूरा दबाव बनाने के लिए 50 लाख टन जो मार्केट में डाला है खुले बाजार में, उसका इम्पैक्ट जाएगा। और जिस दिन खरीद चालू हो जाएगी उस दिन कोई बहुत अनहोनी नहीं होने जा रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा अगर प्रोडक्टिविटी घटे और प्रोडक्शन घटे तो उसका समायोजन इस तरह हो जाएगा। इस बार गेहूं का एरिया यानी जो सोइंग एरिया है, यानी बुआई का जो रकबा है, वो भी बढ़ गया है, तो हो सकता है उससे उसका समायोजन या एडजस्टमेंट हो जाए। सिंह साहब, आपने जो अभी कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए चर्चा में, मैं उसको इस तरह से विस्तार देना चाहूंगा और आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे एक व्यवस्था है कि सरकार, किसान अपने खेतों में गेहूं चावल जैसी फसलों को उपजाता है, सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर उन फसलों की खरीदारी करती है, उसका भंडारण करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए उनका वितरण किया जाता है, खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसके तहत, और एक व्यवस्था सी चली आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं और बाजार की चुनौतियां हो या बाजार में प्रतिस्पर्धा हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मैं बात कर रहा हूं, कृषि उपज में नए प्रयोग हों, उनको लेकर क्या हम इस तरह के जो आकस्मिक निर्णय हैं उनकी आवश्यकता होनी चाहिए? जैसे मैं उदाहरण के लिए, पिछले साल सरकार ने गेहूं के और आटे के निर्यात पर रोक का निर्णय लिया। इस बार अभी ये ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम के तहत गेहूं जारी करने का निर्णय लिया, और भी कई निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसे आकस्मिक निर्णयों को लेना कितना अहम होता है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो तो है ही, लेकिन हम जो चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार रहें और ऐसी चुनौतियों में एक बड़े निर्णय कृषि क्षेत्र में भी लेते हुए हम पूरी व्यवस्था को संतुलित बनाए रखें। कमल जी, भारत लगातार अगर साल दर साल देखें तो हमारे यहाँ गेहूं और चावल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और यह एक बहुत अच्छा संकेत है। और 2 साल लगातार भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट का फैसला लिया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड थी उस डिमांड को देखते, और हमारे यहाँ सरप्लस था, तो हमारे यहाँ जो चीज सरप्लस है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है, तो निश्चित रूप से हमें उसको बेचना चाहिए जहाँ बाजार मिलेगा वहाँ, क्योंकि कमोडिटी अगर वहाँ बेची जाएगी तो हमारे किसानों को ही फायदा होने वाला है। किसान को इसीलिए भारत सरकार लगातार दबाव बना रही है, अपने किसानों के लिए ऐसी पॉलिसी बना रही है कि ऐसी खेती करिए जिसकी घरेलू बाजार में या वर्ल्ड मार्केट में यानी वैश्विक बाजार में, दुनिया के दूसरे देशों में जिसकी मांग हो, यानी मांग आधारित अगर खेती की जाएगी तो किसानों का लाभ होगा। क्योंकि किसी भी व्यापार का एक सीधा सा सिद्धांत है, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का जो पालन किया जाता है तो उसमें फायदा होना ही है। और सरकार इस बात को बेहतर तरीके से लागू कर रही है, क्योंकि किसान आंख मूंद कर खेती अगर करता जाएगा तो हो सकता है वो नुकसान में रहे। गृह मंत्री के नेतृत्व में एक बड़ी कमेटी बनी है जो महंगाई को लेकर के, महंगाई का मतलब ये कि किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाना है और उपभोक्ताओं को भी ऐसा मूल्य न मिले। हर कमोडिटी पर नजर रखते हैं, सिर्फ गेहूं पर नहीं, जितनी भी कमोडिटी मार्केट में आती है या बिकती है उन सब में कौन सी चीज महंगी हो रही है, कौन सी चीज सस्ती हो रही है, सप्लाई लाइन कैसे बढ़ाई जाए, सप्लाई लाइन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, मार्केट में महंगाई न बढ़े, उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य कैसे मिले, किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य कैसे दिलाया जाए, इन सब बातों पर समय समय पर सरकार को फैसला लेना ही होता है। इसके लिए सरकार हर सप्ताह समीक्षा करती ही है। जी।
जी प्रकाश जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से एक व्यवस्था है, पारंपरिक एक पूरा सिस्टम चला आ रहा है, उसमें किन बदलावों को सरकार देख रही है और जिससे कि जो एक व्यवस्था के तहत चुनौतियां उपजती हैं समय समय पर, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार रहें, नीतिगत स्तर पर हो, कृषि को उन्नत बनाने की दिशा में कदम हो या प्रोडक्शन को बढ़ाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम हो, कैसे आप इन कदमों को देखते हैं? देखिए कमल जी, ये जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, ये क्योंकि कुदरत से जुड़ा हुआ है, खासतौर पे हमारे मुल्क में तो खासतौर पे बहुत कुदरत पे जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट है हमारा, रेन फेड काफी एग्रीकल्चर होती है। फिर पूरे विश्व में जो उठा पटक इस टाइम जियो पॉलिटिकल जो इसको बोलते हैं, उससे पूरी वर्ल्ड की कमोडिटी मार्केट इम्पैक्ट हो रही है। इतनी तेजी से इम्पैक्ट होती है, कई बार आपको समझ नहीं आती। अगर आप इंटरनेशनल प्राइस भी वीट के देखें तो वो भी काफी हाई चढ़े हुए हैं। मतलब इवन कनाडा, पूरे वेस्टर्न में जहां जहां कंजम्पशन होता है वहां दिक्कत है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये जो वार चल रही है उससे सप्लाई लाइन इम्पैक्ट हो गई। यूक्रेन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है वीट का, वहां इम्पैक्ट हुआ, उसकी सप्लाई लाइन इम्पैक्ट हुई। तो ये सारी चीजें जो है आकस्मिक तौर पे आती हैं, तो सरकार अपने तरीके से, जिसको अंग्रेजी में निम्बल बोलते हैं, अलर्ट रहना चाहिए 24 घंटे, क्योंकि ये सिचुएशन और चैलेंजिंग इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। डोमेस्टिक लेवल पे हमारी चैलेंजेस मोस्टली क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, या कुछ सडनली किसी चीज की, किसी क्रॉप की एक साल फसल ज्यादा हो गई, या हमारे वीट को लेके एक अंदेशा फैला हुआ है कि ज्यादा पानी लेती है और हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए, साल 6 महीने साल भर, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट डिमांड की अब कोई दिक्कत नहीं है वीट की। अगले 1 साल डिमांड खूब रहने वाली है, अगले सीजन तक भी डिमांड रहने वाली है, उसमें डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई अच्छे से आ जाए, मौसम ठीक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, उसमें मिलेट्स का काफी जिक्र हो रहा है। जितनी भी 6-7 मिलेट की क्रॉप्स हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब हैं, तो उसमें अच्छी बात है। लेकिन उसमें चैलेंज ये रहता है कि खाली किसान प्रोड्यूस करे, डाइवर्सिफाई करे, उससे बात नहीं बनती। जो कंज्यूमर है, अभी मिडिल क्लास लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि ये अच्छा हेल्थ फूड है, तो डिमांड को भी पुश करना है, तो फिर सप्लाई भी पुश हो जाती है। बिल्कुल। किसान, जैसे सिंह साहब ने जिक्र किया, किसान को अच्छा भाव मिलेगा, वो बोलेगा, वही उगाएगा जिसको अच्छा भाव मिलेगा, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन ये बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि किसी एक के चक्कर में दूसरा, बिकॉज हमको ये मत भूलिए कि 140 करोड़ की आबादी है, हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं वीट के, जो हमारा स्टेपल फूड है चावल के, तो उसमें बैलेंस मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जरूर हो, लेकिन जो एक स्टेपल फूड आज की डेट में है, और अगर आप स्टेपल फूड की आदतें चेंज करना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है, 2, 4, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। तो ये सारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, अभी की स्ट्रेटजी, ये सारी अपने आप में पैरेलल चलानी पड़ेंगी। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो सरकार, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। सिंह साहब, प्रकाश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर रखा, कृषि की विविधता का, डाइवर्सिफिकेशन का। इसमें आप जो कृषि को लेकर आत्मनिर्भर होने की ओर सरकार के प्रयास हैं, उनको कैसे देखते हैं? चाहे इन्होंने, प्रकाश जी ने मिलेट्स की बात की कि हम मिलेट्स के मामले में, जैसे अब अभी इस साल इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ हम जैसे खाद्यान्न तेलों की बात करें तो उस मामले में भी आत्मनिर्भर होने की ओर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स की सरकार बात कर रही है। दूसरी जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, इन मामलों में तो हम काफी मात्रा में फसल उपजाते हैं, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं उनका भी उत्पादन बढ़े, जिससे कि इन फसलों के मामले में भी पैदावार और उपभोग और निर्यात को हम बढ़ाएं। तो इससे कितना फायदा होगा और किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, मोटे अनाज के मामले में इंडिया बहुत पहले से बड़ा प्रोड्यूसर रहा है, लेकिन दिक्कत हमारे यहाँ यही है। अभी प्रकाश जी ने बहुत सही बात कही कि जब हमारे लोगों को, हम लोग चाहते तो हैं कि हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाए और हम अपने सारी फसलों के मामले में, खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। और ये जो जलवायु परिवर्तन का चल रहा है, इसमें सरकार ने बड़ी ही बेहतर तरीके से मोटे अनाज का जो मिलेट वर्ष अभी घोषित हुआ है, मिलेट ईयर इंटरनेशनल, इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसलिए ले जाना जरूरी था कि पूरी दुनिया में मोटे अनाज की डिमांड बढ़े और इंडिया के अंदर लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, इससे कंजम्पशन बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादकों की कमी नहीं है, किसान इसे परंपरागत तरीके से सैकड़ों साल से इसकी खेती करता
आ रहा है परंपरागत तरीके से। और यह ऐसी फसलें होती हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में ये बहुत बड़ा टूल साबित होगा, क्योंकि इसको कम पानी चाहिए, कम खाद चाहिए, इसमें रोग नहीं लगते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, सिंचाई चाहिए नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा बारिश, इन तीनों से ये रोधी होते हैं, इससे बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है। तो इसका प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा दीर्घकालिक उपाय है। एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए और हम अपने खेती को फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे मान लीजिए हम तिलहन के मामले में, हम एडिबल ऑयल के मामले में सोचिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यानी 60 to 65% हम इंपोर्ट करते हैं। आज भी दाल हम 25 लाख टन पिछले 3-4 सालों से बहुत बेहतर स्थिति हमारी हुई है प्रोडक्शन के मामले में दलहन के, फिर भी हम 20 से 25 लाख टन अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। इस इंपोर्ट से कैसे मुक्त हो जाए, हमारे देश के किसानों में इसकी उत्पादकता कैसे बढ़े, हमारे साइंटिस्ट इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं, सरकार उसको कितना समर्थन दे रही है, खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो इसके रिसर्च में काम करने वाली इंस्टीट्यूट्स है, हमारे साइंटिस्ट की एक लंबी चौड़ी फौज है, 10,000 लोगों का एक बड़ा हिस्सा है जो काम करता है सिर्फ फसलों के एग्रीकल्चर के सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंटिस्ट क्या बहुत कुछ काम कर रहा है, किसानों तक कैसे उसे पहुंचाया जाए, उसकी खेती के प्रति किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी उपज का बेहतर मूल्य कैसे मिले। अगर देखिए यही आती है बात नीति की, नीतिगत अगर आप व्यवस्था सही रहती है, अगर मान लीजिए आप सस्ता इंपोर्ट करने लगते हैं, तो हमारी लागत अगर तिलहन में ज्यादा है तो हम तिलहन की खेती किसान नहीं करेगा, किसान को उसके उपज का बेहतर मूल्य मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए गेहूं की खेती इसलिए करता है कि उसकी लागत कम आती है, उसका एक निश्चित मूल्य उसे मिल जाता है सरकार के एमएसपी से, लेकिन एमएसपी से बाहर अच्छा मूल्य मिले तो किसान इसकी खेती बढ़कर करेगा। इसीलिए साल दर साल देखेंगे कि चावल और गेहूं दोनों का एरिया घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो किसानों का फायदा हो रहा है। किसानों को दूसरी फसलों के प्रति डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको लुभाना होगा, उनको बताना होगा और दिखाना होगा। और इसकी ये काम करने से, जैसे हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर में कई गुना की वृद्धि हो रही है, किसान हार्टिकल्चर की ओर तेजी से मूव कर रहा है। संक्षेप में प्रकाश जी आप बताएं, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, कि जैसे सिंह साहब ने कई अहम बातों का जिक्र किया, तो यहाँ पर जो ओपन मार्केटिंग या किसानों को बाजार में लाने के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ई नाम का यहाँ मैं जिक्र करूं, जिससे कि किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए एक सुलभ बाजार की व्यवस्था से जुड़ पाएं, ऐसे प्रयासों से क्या कृषि के परिदृश्य को बदलता हुआ आप देख रहे हैं? संक्षेप में अगर आप बता सकें। काफी इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर ने ई नाम और ये जो नीलामी के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है काफी बढ़ावा दिए। लेकिन ये मान के चलिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो जिनसे हैं, वो खेत से तो उठानी पड़ेंगी ना, ट्रक में लादनी भी पड़ेंगी, वेयर हाउसिंग भी चाहिए उसको, तो चाहे वो ये तो एक चैनल है ना कि ई नाम करा, मतलब ये एक चैनल है। अल्टीमेटली जो पूरा लॉजिस्टिक है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसान से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रूरल रोड भी क्यों ना हो, वेयर हाउसिंग हो, तो इसमें हमको काफी कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर हम पूरा कृषि को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे लाना चाहते हैं, तो कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो लॉजिस्टिक में बहुत काम करना अभी बाकी है पूरी एग्रीकल्चर में। पूरी जो सप्लाई चेन है, जिसको वैल्यू चेन बोलते हैं, जैसे कोई भी फसल बोई, फिर उसका क्रॉप कैसे लिया, हार्वेस्टिंग कैसे करी, पूरी सप्लाई लाइन में आपको अच्छे से वैल्यू चेन में लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, सरकार की तरफ से चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। इन चीजों में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, ताकि लॉजिस्टिक कम कॉस्ट पे, एफिशिएंसी पे और कंज्यूमर को भी अच्छे प्राइस में मिले और किसान की लागत भी उससे कम हो। तो ये पूरा ओवरऑल होलिस्टिक व्यू लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सिंह साहब, प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए और जो सरकार का खुले बाजार में गेहूं के खाद्यान्न को जारी करने का निर्णय था, उसके हवाले से आपने कृषि के कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे खुले बाजार में गेहूं की बिक्री से संबंधित सरकार के निर्णय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ SP सिंह और प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।